नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के साथ दूसरी भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल शिखर बैठक की। उन्होंने व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलों पर हुई प्रगति की समीक्षा की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। मणिपुर में भाजपा नेता एन बीरेन सिंह ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी और गोवा में प्रमोद सावंत लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री होंगे। दक्षिण चीन के ग्वांगशी जुआंग स्वायत्त क्षेत्र में चीन का बोइंग विमान दुर्घटनाग्रस्त, इसमें 132 लोग सवार थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। और दुबई में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री चैंपियनशिप शुरू। समाचार संध्या में नीलम मलकानिया के साथ मैं लवलीन निगम। कोविड से सुरक्षित रहने के लिए आपसे अपील है कि कृपया इन सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरी शिखर बैठक वर्चुअल माध्यम से आज आयोजित हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी की विभिन्न पहलों पर हुई प्रगति की समीक्षा की। दोनों प्रधानमंत्रियों ने क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्ष में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। पिछले कुछ वर्षों में हमारे संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट, डिफेंस और सिक्योरिटी, एजुकेशन और इनोवेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन सभी क्षेत्रों में हमारा बहुत करीबी सहयोग है। कई अन्य क्षेत्र जैसे क्रिटिकल मिनरल्स, वाटर मैनेजमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी, कोविड-19 रिसर्च में भी हमारे बीच कोलैबोरेशन तेजी से बढ़ा है। बेंगलुरु में सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पॉलिसी की स्थापना की घोषणा का मैं हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते सीईसीए का निष्कर्ष हमारे आर्थिक संबंधों, आर्थिक पुनरुद्धार और आर्थिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। हमारे कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट सीका की बहुत कम समय में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। मुझे पूरा विश्वास है सीका का शीघ्र समापन हमारे आर्थिक संबंधों, इकोनॉमिक रिवाइवल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। श्री मोदी ने कहा कि क्वाड में भी दोनों देशों के बीच अच्छा सहयोग है। क्वाड में भी हमारे बीच अच्छा सहयोग चल रहा है। हमारा यह सहयोग फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता के लिए क्वाड की सफलता बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्राचीन भारतीय पुरावशेषों को वापस करने की पहल करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन को धन्यवाद दिया। प्राचीन भारतीय कलाकृतियों को लौटाने की पहल के लिए मैं आपको विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं। और आपने जो कलाकृतियां भेजी हैं, इनमें राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, इसके साथ कई अन्य भारतीय राज्यों में से अवैध तरीके से निकाली गई सैकड़ों वर्ष पुरानी मूर्तियां और चित्र हैं। और इसके लिए मैं सभी भारतवासियों की तरफ से आपका विशेष आभार व्यक्त करता हूं। शिखर सम्मेलन के बाद विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि वार्ता बहुत ही उपयोगी और रचनात्मक थी तथा विचारों का गर्मजोशी से आदान प्रदान किया गया। शिखर सम्मेलन दोनों देशों के बीच मौजूद घनिष्ठ संबंधों को दर्शाता है। विदेश सचिव ने कहा कि दोनों प्रधानमंत्रियों ने द्विपक्षीय संबंधों से जुड़ी उच्च प्राथमिकता और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और बढ़ाने पर जोर दिया। प्राचीन भारतीय कलाकृति Today's summit was held over an hour and covered the entire range of bilateral issues that were there before us.
The wide-ranging discussions also covered regional and multilateral issues of interest. Prime Minister Modi indicated that as two democracies, India and Australia had similar goals and aspirations. Prime Minister Scott Morrison welcomed India's 2023 G20 presidency and reiterated Australia's commitment to work closely with us on economic issues of global interest and concern. The agenda of the meeting covered the status of various new initiatives and mechanisms agreed under the Comprehensive Strategic Partnership. श्री श्रृंगला ने कहा कि आतंकवाद जैसी साझा चिंताओं सहित क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मुद्दों और पारस्परिक हित के वैश्विक मुद्दों के बारे में दृष्टिकोणों का आदान प्रदान किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत और राधेश्याम खेमका को मरणोपरांत पद्म विभूषण से अलंकृत किया। जनरल रावत की बेटियों कृतिका और तारिणी ने तथा राधेश्याम खेमका के बेटे कृष्ण कुमार ने अलंकरण प्राप्त किए। वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद, टाटा सन्स के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन, पैरालंपिक पदक विजेता देवेंद्र झाझरिया, पूर्व नियंत्रक और महालेखा परीक्षक राजीव महर्षि, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक साइरस पूनावाला, समाज कल्याण कार्यकर्ता सच्चिदानंद स्वामी और शास्त्रीय गायक राशिद खान को पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। गायक गुरमीत बावा को मरणोपरांत पद्म भूषण दिया गया। 54 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए। इनमें फिल्म निर्देशक चंद्र प्रकाश द्विवेदी, वाराणसी के 125 वर्षीय योग स्वामी शिवानंद, मणिपुर के पारंपरिक गुड़िया निर्माता कौनसम इबोमचा सिंह, कन्नड़ लेखक सिद्धलिंगैया, प्रगतिशील बागवानी किसान सेठपाल सिंह, इंजीनियर और शिक्षाविद दिलीप साहनी, वरिष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी ब्रह्मानंद सांखवलकर और गौंड चित्रकार दुर्गा बाई व्योम शामिल हैं। भाजपा नेता एन बीरेन सिंह ने दूसरी बार मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राजभवन में राज्यपाल ला गणेशन ने उन्हें शपथ दिलाई। 5 विधायकों ने भी कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। इनमें भाजपा विधायक बिस्वजीत वाई खेमचंद, सुश्री नेमचा किपजेन और के गोविंद दास का तथा नगा पीपल्स फ्रंट के अवांगबो न्यूमिल शामिल हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव, केंद्रीय राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एन बीरेन सिंह को बधाई दी है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि वे मणिपुर को प्रगति की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और पिछले 5 वर्ष में किए गए अच्छे कार्यों को जारी रखेंगे। प्रमोद सावंत एक बार फिर गोवा के मुख्यमंत्री होंगे। पणजी में हुई भाजपा विधायक दल की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसकी घोषणा की। श्री तोमर ने विश्वास व्यक्त किया कि डॉक्टर सावंत अगले 5 वर्षों के लिए गोवा का समग्र विकास सुनिश्चित करेंगे। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। आज देहरादून में पार्टी मुख्यालय में पुष्कर सिंह धामी को विधायक दल की बैठक में सरकार का नेतृत्व करने के लिए चुना गया। केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी उपस्थित थे। इससे पहले राज्यपाल गुरमीत सिंह ने राजभवन में बंशीधर भगत को प्रोटेम स्पीकर के पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके बाद सभी नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई गई। आम आदमी पार्टी ने 9 अप्रैल से पंजाब में राज्यसभा की रिक्त होने वाली 5 सीटों के लिए 5 लोगों को नामित किया है। इसमें आईआईटी दिल्ली में एसोसिएट प्रोफेसर संदीप पाठक, दिल्ली से विधायक राघव चड्ढा और पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह शामिल हैं। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर अशोक मित्तल और लुधियाना के उद्योगपति संजीव अरोड़ा को भी उम्मीदवार बनाया गया है। कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा ने गैर पंजाबी को मनोनीत किए जाने का कड़ा विरोध किया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि सरकार और वार्ता समर्थक गुट उल्फा के बीच शांति वार्ता सही दिशा में चल रही है। श्री शर्मा ने आज विधानसभा में बताया कि इस समूह ने वर्ष 2011 में अनिश्चितकालीन संघर्ष विराम की घोषणा की और उसके बाद कई त्रिपक्षीय वार्ता हुई। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार ने उल्फा स्वतंत्रता गुट के प्रमुख परेश बरुआ से भी मुख्यधारा में शामिल होने की अपील की है और उनकी अपील के बाद बरुआ ने पिछले महीने के 18 तारीख तक संघर्ष विराम की घोषणा की। तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बैनर्जी पश्चिम बंगाल में कथित कोयला घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए आज नई दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुए।
हमारे संवाददाता ने बताया है कि धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत श्री बनर्जी का बयान दर्ज किया जाएगा। श्री बनर्जी से इस मामले में पिछले साल सितंबर में पूछताछ की गई थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। कुछ इतिहास में अमर हो गए और कई गुमनाम। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 75 कड़ियों की श्रृंखला में हम उन वीरांगनाओं की बात करेंगे जिनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। प्रत्येक मंगलवार परिक्रमा में सुनिए अपराजिता, देश की वीरांगनाओं को आकाशवाणी का सादर नमन। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के साथ दूसरी भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल शिखर बैठक की। उन्होंने व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलों पर हुई प्रगति की समीक्षा की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित पहले नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। मणिपुर में भाजपा नेता एन बीरेन सिंह ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी और गोवा में प्रमोद सावंत लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री होंगे। दक्षिण चीन के गुआंगशी जुआंग स्वायत्त क्षेत्र में चीन का बोइंग विमान दुर्घटनाग्रस्त, इसमें 132 लोग सवार थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। और दुबई में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री चैंपियनशिप शुरू। और अब प्रस्तुत है संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। पहले लोकसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के दीपक रंजन। लोकसभा में वर्ष 2022-23 के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के लिए नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर गत बुधवार को आरंभ हुई चर्चा आज भी जारी रही। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एम भरत ने कहा कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में अमरावती और हैदराबाद के बीच सड़क संपर्क को बढ़ाने पर जोर दिया गया। ऐसे में सरकार को बताना चाहिए कि इसमें क्या प्रगति हुई है। कांग्रेस के एमके विष्णु प्रसाद ने कहा कि पूर्व की कांग्रेस सरकारों ने सड़क निर्माण में जो काम किया था, उस कारण आज सड़कों के मामले में भारत दुनिया में नंबर 2 पर है। भाजपा के तापिर गांव ने कहा कि मोदी सरकार आने के बाद चीन से लगी सीमा के निकट सड़क निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। समाजवादी पार्टी के एसटी हसन ने मुरादाबाद से गुजरने वाले कुछ राजमार्गों के अधूरे पड़े कामों का उल्लेख करते हुए कहा कि सड़क परिवहन मंत्रालय को इस पर ध्यान देना चाहिए। जनता दल यूनाइटेड के चंद्रशेखर प्रसाद ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों से देश को 3% जीडीपी का नुकसान होता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के हसनैन मसूदी ने सड़कों की गुणवत्ता का विषय उठाया और कहा कि सड़कों की गुणवत्ता के विषय पर ध्यान दिया जाए। भाजपा के सुशील कुमार सिंह ने देश भर में सड़क निर्माण को लेकर सरकार के कार्यों की सराहना की तथा अपने क्षेत्र में कुछ परियोजनाओं की मांग की। भाजपा के देवजी पटेल ने सरकार की शून्य ईंधन नीति का जिक्र करते हुए कहा कि सड़कें अच्छी होंगी तब इसका सभी को फायदा होगा। अन्ना द्रमुक के पी रविन्द्रनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के नेतृत्व में देश में सड़क निर्माण के नवोन्मेषी एवं टिकाऊ मॉडल पर काम चल रहा है। कांग्रेस की प्रतिभा सिंह ने हिमाचल प्रदेश में सड़क निर्माण के विषय को उठाया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के केएम आरिफ ने कहा कि सरकार को टोल संग्रह के संदर्भ में श्वेत पत्र लाना चाहिए ताकि लोगों को सही स्थिति का पता चल सके। वहीं भाजपा के रामकृपाल यादव ने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद सड़कों के निर्माण में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि पीएम गतिशक्ति से देश की आधारभूत अवसंरचना का पूरा स्वरूप बदलने लगा है। उन्होंने कहा कि सड़कों के निर्माण और पीएम गतिशक्ति से भारत को आत्मनिर्भर बनाने और 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल ने कहा कि देश में आजादी के 70 साल बाद भी कई गांव आज भी सड़कों से नहीं जुड़े हैं। आरएसपी के एनके प्रेमचंद्रन ने कहा कि ये विपक्ष का सदस्य होने के नाते अक्सर सरकार की अनेक नीतियों का विरोध करते हैं।
लेकिन सड़क और राजमार्ग मंत्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन करते हैं, क्योंकि नितिन गडकरी के नेतृत्व में मंत्रालय और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सड़क अवसंरचना के विकास में अच्छा काम कर रही है। एआईएमआईएम के इम्तियाज जलील ने गडकरी के नेतृत्व में देश में सड़कों के क्षेत्र में हुए काम की तारीफ करते हुए कहा कि राजनीति और आलोचना अपनी जगह है, लेकिन भाजपा का कोई कट्टर विरोधी भी होगा तो देश में सड़कों और राजमार्गों के विकास को देखकर गडकरी की तारीफ करेगा। भाजपा के राजू बिष्ट ने कहा कि उत्तरी बंगाल और पूर्वोत्तर में जिस तरह से सड़क निर्माण और दूसरे विकास कार्य हो रहे हैं, उससे जल्द ही यह क्षेत्र भारत के विकास का इंजन बनेगा। जनता दल यूनाइटेड के आलोक कुमार सुमन ने कहा कि बिहार में कभी सड़कों के नाम पर गड्ढे होते थे, लेकिन नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद गांव-गांव को सड़कों से जोड़ा गया। बिहार को डबल इंजन की सरकार का फायदा मिला है। भाजपा के ढाल सिंह बिसेन ने कहा कि इस सरकार में सड़कों का जिस तरह से निर्माण हुआ है, उससे ये कहा जा सकता है कि मोदी हैं तो मुमकिन है। भाजपा के राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि सड़क निर्माण के क्षेत्र में देश में हुए काम की तुलना ही नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि कुछ लोग पैकेज और विशेष दर्जे की बात करते हैं, लेकिन केंद्र सरकार जिस तरह की नीति बनाकर काम कर रही है, उसके आगे पैकेज और विशेष दर्जे की जरूरत नहीं है। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा ने विनियोग संख्या 3 विधेयक 2022 और विनियोग संख्या 2 विधेयक 2022 पारित कर दिया है और राज्यसभा ने उन्हें विचार के बाद लोकसभा में वापस कर दिया है। इन दोनों विधेयकों को लोकसभा पहले ही मंजूरी दे चुकी है। क्योंकि ये धन विधेयक हैं, इन्हें आमतौर पर विचार के बाद निचले सदन में लौटा दिया जाता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने वित्त वर्ष 2021-22 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोग को अधिकृत करने के लिए राज्यसभा में ये विधेयक पेश किए थे। मार्च 2019 के 31वें दिन समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर खर्च की गई राशि को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि से धन के विनियोग के प्राधिकरण के लिए प्रदान करना चाहता है। राज्यसभा में सुश्री सीतारमण ने मनरेगा, खाद्य सब्सिडी, उर्वरक सब्सिडी और रक्षा क्षेत्र जैसी केंद्रीय योजनाओं में आवंटन में किसी भी कमी से इनकार किया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट 2021-22 में इस योजना के लिए प्रस्तावित आवंटन 73,000 करोड़ रुपए है। ईपीएफओ के केंद्रीय बोर्ड द्वारा ब्याज दर को 8.4% से घटाकर 8.1% करने के निर्णय पर वित्त मंत्री ने कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि पर प्रस्तावित 8.1% ब्याज दर अन्य छोटी बचत योजनाओं द्वारा दी जाने वाली ब्याज दरों से बेहतर है और ये संशोधन वर्तमान समय की वास्तविकताओं से निर्धारित किए जाते हैं। विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस के शक्ति सिंह गोहिल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सदन में पूर्व में दिए गए एक बयान का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि जीएसटी संबंधी भुगतान के मामले में केवल गैर भाजपा शासित राज्यों का बकाया हो, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों का भी केंद्र पर काफी जीएसटी बकाया है। भाजपा के शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि सरकार ने जहां भी 4 या 6 लेन वाली सड़क बनवाई, वहां जिन किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई, उन्हें जमीन के वास्तविक मूल्य से 4 से 6 गुना अधिक धन दिया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार सभी के विकास की बात करती है और उसी के अनुरूप काम करती है। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वो केवल विरोध के नाम पर विरोध करता है। तृणमूल कांग्रेस के डॉक्टर शांतनु सेन ने कहा कि बीमा क्षेत्र की कई कंपनियां पिछले साल से घाटे में चल रही हैं। उन्होंने कहा कि बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत कम आवंटन किया गया है। काफी द्रमुक के टीकेएस एलन गोवन ने कहा कि सरकार सब कुछ बेचना चाहती है। उन्होंने कहा कि भारतीय जीवन बीमा निगम सरकार को इतना कुछ देती है, किंतु वो उसे भी बेचना चाहती है। राज्यसभा में आज शून्यकाल में विभिन्न दलों के सदस्यों ने लोक महत्व के कई मुद्दों को उठाया। भाजपा के विकास महात्मे ने भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा कुछ राज्यों में लू को लेकर जारी की गई चेतावनी का उल्लेख करते हुए कहा कि मार्च के महीने में ही लोग प्रचंड गर्मी का प्रकोप झेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे गरीब और किसान सबसे अधिक प्रभावित होते हैं।
सभापति एम वेंकैया नायडू ने भी मौसम में अचानक आए इस बदलाव पर चिंता जताई और कहा कि ये एक गंभीर मामला है। उन्होंने राज्यसभा में भाजपा के उपनेता मुख्तार अब्बास नकवी से कहा कि सरकार को इस दिशा में आवश्यक कदम उठाने चाहिए। शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी ने 60 साल से कम उम्र के लोगों के लिए कोविड-19 रोधी टीकों की एहतियाती खुराक लेने को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश न होने पर चिंता जताई और कहा कि सरकार ने इस बारे में अभी तक कोई नीति निर्धारित नहीं की है। द्रविड़ मुन्नेड़ कड़गम के तिरुचि शिवा ने विशेष उल्लेख के माध्यम से बच्चों और युवाओं में ऑनलाइन गेम के बढ़ते प्रचलन का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि बच्चों और युवाओं में ये लत तेजी से बढ़ रही है और इस खेल में पैसे गंवाने के बाद आत्महत्या करने के मामले भी सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे ऑनलाइन गेम पर देशभर में प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की फौजिया खान ने बच्चों में प्रारंभिक शिक्षा के प्रभाव पर हुए एक अध्ययन का हवाला देते हुए कहा कि प्री स्कूल और प्रारंभिक स्तर पर बच्चों की सहभागिता अस्थिर है। उन्होंने कहा कि इसमें शिक्षा के अधिकार कानून 2009 और राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा नीति 2013 के अंतर्गत आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वी शिवदसान ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में रिक्त पदों को नहीं भरे जाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि दिसंबर 2021 में भारत में 5.3 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत ऋण देने वाले संस्थानों ने लाभार्थियों को 3,119 करोड़ रुपए का ऋण दिया। आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री कौशल किशोर ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि योजना के तहत 28 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी वाले लोग लाभान्वित हुए। उन्होंने बताया कि ऋण के लिए 44 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 33 लाख से अधिक के ऋण मंजूर किए जा चुके हैं। सरकार ने देश में बेरोजगार युवाओं के लिए बेरोजगारी पेंशन लागू करने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि कर्मचारी राज्य बीमा ईएसआई योजना के तहत आने वाले कर्मचारी बेरोजगारी भत्ते के हकदार हैं। उन्होंने कहा कि 2 बेरोजगारी भत्ता योजनाएं अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना और राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना हैं। देश की पश्चिमी सीमाओं पर सुरक्षा की स्थिति काफी हद तक स्थिर बनी हुई है। हालांकि सीमा पार से नार्को आतंकवादी गठजोड़ के संकेत हैं, जिनका उद्देश्य विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों में अस्थिरता पैदा करना है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने आज राज्यसभा में भारत पाकिस्तान सीमा पर वर्तमान स्थिति पर लिखित उत्तर में कहा कि पश्चिमी सीमाओं के साथ देश की सेनाएं विरोधियों की हर चुनौती का जवाब देने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। भारत करीब 80 मित्र देशों को रक्षा उपकरण और अन्य सामान का निर्यात कर रहा है और उन देशों के साथ रक्षा संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने पर बातचीत जारी है। आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि सरकार ने हाल के दिनों में रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने और व्यापार को सुगम बनाने के लिए कई सुधार किए हैं। इस बीच सरकार ने पिछले 5 वर्षों में कुल 214 रक्षा औद्योगिक लाइसेंस जारी किए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। दक्षिण चीन के ग्वांगशी स्वायत्त क्षेत्र में चीन का बोइंग 737 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। विमान में 123 यात्री और चालक दल के 9 सदस्यों सहित कुल 132 लोग सवार थे। हताहतों की संख्या अभी स्पष्ट नहीं है। विमान करीब 6.5 वर्ष से सक्रिय सेवा में था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। भारत के लोक प्रसारक प्रसार भारती ने प्रसारण के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आज ऑस्ट्रेलिया की विशेष लोक प्रसारण सेवा SBS के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ये ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के लोगों के बीच डीडी न्यूज, डीडी इंडिया और डीडी न्यूज की बहुभाषा सेवाओं की पहुंच का विस्तार करेगा। 13वीं फजा अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री आज से दुबई में शुरू हो गई है। 43 देशों के 500 पैरा एथलीट अपना दमखम दिखा रहे हैं। 29 सदस्यीय भारतीय टीम का नेतृत्व धर्मवीर कर रहे हैं। वो पुरुषों की डिस्कस थ्रो सहित क्लब थ्रो F51 स्पर्धाओं में भाग ले रहे हैं।
महिला क्रिकेट विश्व कप में कल भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच सुबह 6:30 बजे से खेला जाएगा। आकाशवाणी से इस मैच का आंखों देखा हाल एफएम रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित किया जाएगा। आज पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर टूर्नामेंट में पहली जीत दर्ज की। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 181 करोड़ 24 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। कल 1549 और लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई, जबकि 2652 लोग स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.74% हो गई है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 57,292 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 17,118 दर्ज हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 76 रुपए 12 पैसे पर आ गया और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $111.33 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गई। उत्तरी अंडमान सागर और दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर हवा के कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह और म्यांमार तट की ओर उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहा है। इसके अगले कुछ घंटों में तेज होकर चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका है। ये इसके बाद 23 मार्च तड़के म्यांमार तट को पार करेगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसका ज्यादा प्रभाव नहीं देखा गया, लेकिन द्वीपों में विभिन्न स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा हुई है। अगले 1-2 दिनों में तेज हवाएं और भारी बारिश हो सकती है। करीब 85 किलोमीटर प्रति घंटे तक हवा की गति हो सकती है। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ सकती हैं। मछुआरों को सलाह दी गई है कि वे 23 मार्च तक समुद्र में न जाएं। सभी पर्यटन गतिविधियों को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। एनडीआरएफ की मदद से जिला प्रशासन ने कई इलाकों से मछुआरों और स्थानीय निवासियों सहित 1000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। अब एक नजर कल के मौसम के पूर्वानुमान पर। दिल्ली में तेज हवाएं चल सकती हैं। मुंबई और कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। चेन्नई में बादल छाए रहने का अनुमान है। इन महानगरों में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। उत्तर भारत में श्रीनगर, जम्मू, गिलगित, लेह और मुजफ्फराबाद में बादल छाए रह सकते हैं। तापमान 7 और 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। देश के पूर्वोत्तरी हिस्से गुवाहाटी, शिलंग, इम्फाल, आइजोल, गंगटोक, ईटानगर और कोहिमा में बादल छाए रहेंगे। अगरतला में धुंध छाए रहने के आसार है। न्यूनतम तापमान 12 और 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। आज विश्व कविता दिवस है। ये हर साल 21 मार्च को मानवता के सबसे बहुमूल्य रूपों में से एक सांस्कृतिक और भाषाई अभिव्यक्ति और पहचान को दर्शाने के लिए मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इस अवसर पर कहा कि मानवीय भावनाओं को व्यक्त करने का काव्य एक उत्कृष्ट माध्यम है। काव्य सार्वभौमिक है और ये मानव चेतना को उच्चतम ऊंचाइयों तक ले जाता है। कविता मानव संवेदना की पवित्र अभिव्यक्ति है। आज अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस भी है। ये हर वर्ष 21 मार्च को वनों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है वन, सतत उत्पादन और खपत। इस अवसर पर स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वृक्षारोपण अभियान सहित वनों और पेड़ों से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती आज हिंदू पंचांग के अनुसार मनाई जा रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे परिसर में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने शिवाजी पार्क में श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर राज्य भर में कई स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के साथ दूसरी भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल शिखर बैठक की। उन्होंने व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं पर हुई प्रगति की समीक्षा की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। मणिपुर में भाजपा नेता एन बीरेन सिंह ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी और गोवा में प्रमोद सावंत लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री होंगे। दक्षिण चीन के ग्वांगशी जुआंग स्वायत्त क्षेत्र में चीन का बोइंग विमान दुर्घटनाग्रस्त। इसमें 132 लोग सवार थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। और दुबई में
विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री चैंपियनशिप शुरू। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।